नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट, जल्द कानूनी चोट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा को जनसंख्या नियंत्रण कानून और ऐसे अन्य कानूनों की याद क्यों आती है। भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है ताकि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। भारत में बढ़ती जनसंख्या के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान की संगठन ने भी सराहना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार जो भी कानून बना रही है वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून भी बनाने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो निर्णय हो रहे हैं वो सारे निर्णय देश के लिए नजीर बनते चले जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड का भूमि खरीद के विषय पर कल मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है यह यहाँ की जन भावना का बयान है। आखिरकार कौन व्यक्ति जमीन खरीद रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, सारे विषय पर चर्चा होगी। उसके लिए कानून सरकार बनाने जा रही है और साथ साथ समान नागरिक संहिता का विषय तो हमारा ऑन रूट है ही, तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी कमेटी की सिफारिश भी मुख्यमंत्री को मिलेगी और बाद में सरकार द्वारा उसके लिए कानून बनाएगी। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से जनता जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग सरकार से कर रही है। वहीं हाल ही में यूएनएफपीए ने अपना एक डाटा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की आबादी 142.8 करोड़ हो गई है जबकि चीन 142.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ अब भारत से पीछे है। लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के विकास को अवरुद्ध कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने वाले बयान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा को जनसंख्या नियंत्रण कानून और ऐसे अन्य कानूनों की याद आती है। सत्ता में इतने साल होने के बाद भाजपा को चुनाव के समय इसकी याद आ रही है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं होना है। ये फेलियर की निशानी है। हर मोर्चे में सरकार फेल है, चाहे वो जोशीमठ का प्रकरण हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे आतंकवादियों का यूपी की पुलिस का पकड़ना हो, चाहे वो भर्ती घोटाले का SSC भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो, तो हर मोर्चे पे फेल है। खनन और भूमाफियाओं का कब्जा इस राज्य में हो गया है, तो ऐसे वो क्या कहेंगे। चारधाम यात्रा भी फेल, उसमें जो अव्यवस्थाएं वो सबने देखी हैं। मंत्री लोगों को सड़कों में पीट रहे हैं। दो मंत्री जिनका सबसे ज़्यादा आवश्यक था राज्य में होना चारधाम यात्रा में, स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है, उसको उत्तराखंड की उससे कोई मतलब नहीं, और टूरिज्म मिनिस्टर जिसको ज़रूर होना चाहिए तो दूसरी बार लगातार जो है चारधाम यात्रा से दूर है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास चारा क्या है। कभी वो मदरसा कहते हैं, कभी मज़ार कहते हैं, कभी वो लैंड जिहाद कहते हैं, कभी वो जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। हमी सरकार द्वारा बिना सोचे विचारे एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतर रहा है और ना ही कोई कारगर हो रहा है। तो इस पर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पहले सरकार अच्छे से सोच समझ ले, किसी भी चीज को लागू करने से पहले एक बार उसकी कमियां और उसके लाभ के बारे में देख ले। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पहले से उठ रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं
कि पहाड़ के बहुत सारे ऐसी जिले हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, और तराई में और प्लेन्स में अगर हम बात करें तो घनत्व बहुत अधिक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। पार्टी जो है बयानवीरों की पार्टी है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का एक ये बयान जो आया है, समझने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर इन दोनों राष्ट्र पार्टियों ने, कांग्रेस भी संलिप्त है, 1,35,00,000 से ज़्यादा की यहाँ जनसंख्या कर दी। हम पूछना चाहते हैं कि जब 64 लाख लोगों का ये राज्य था तो आपने वोट के लिए नाले खालों में बिहार के बिजनौर के लोगों को यहाँ क्यों बसा दिया? यदि इसकी तय में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्तराखंडियत को ख़त्म करने का काम इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर देश भर में बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए चिंता की बात है। आलम यह है कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन को पीछे छोड़ दिया है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धामी का बयान सिर्फ चुनावी स्टंट है? आखिर क्यों अब तक भाजपा को जनसंख्या नियंत्रण कानून की याद नहीं आई? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो देवभूमि के दंगल में आज बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है या ऐलान किया है या इस बारे में कहा है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा और यूसीसी पर भी जल्द ही उसका जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है और इस पर भी आगे जल्दी फैसला आ जाएगा। लेकिन इसे विपक्ष चुनावी स्टंट मान रहा है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा होने लग जाती है, यूसीसी पर चर्चा होने लग जाती है और पूरे साल फिर इस पर कोई बात नहीं होगी चुनाव खत्म होते ही। तो क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें उत्तराखंड में विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि उत्तराखंडियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि बाहर से आके लोग उत्तराखंड में बस रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण भू कानून सही तरीके का ना हो पाना भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दर्शन डोभाल जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, वरिष्ठ केडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज धनी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी आपका भी, सत्यवीर जी आपका भी। थैंक यू। शुरुआत सुनीता जी आपसे करूंगी मैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी पर एक बार फिर से बात होने लग गई है और विपक्षी दल तो कह ही रहे हैं प्रदेश में चुनाव है इसलिए इस पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले सबकी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद इस पर हम बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो है भाजपा का जो है चुनावी दाव है। इससे पहले ये पूरे हमेशा ये सोए रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं ये तुरंत ही कोई ना कोई कानून लाने की बात करते हैं, जो कि ये बिल्कुल जो है उत्तराखंड की जनता के साथ जो है गुमराह करने वाली बात है। आपका ये भू कानून अभी तक क्यों नहीं, कितना समय हो गया आप भू कानून नहीं ला सके हैं, आप सिविल कोड नहीं ला सके हैं और अब आप नए कानून लाने की बात कर रहे हैं। पहले कम से कम एक कोई सशक्त कानून तो आप उत्तराखंड की जनता को दें ताकि जनता आप पे विश्वास करे। क्यों आपको चुनाव आते ही आप जो है कानून लाने की बात करते हैं और चुनाव खत्म होते ही आप चुपचाप हो जाते हैं। भाजपा पार्टी हमेशा सोती रहती है, जब चुनाव आता है तुरंत जग जाती है और अपने नए नए दाव, नए नए जुमले, किस तरह से जनता से वोट हासिल कर सके, यही राजनीति आज तक भाजपा करती आई है। और इसीलिए जो है अब मेरे ख्याल से जनता को सोचना चाहिए कि आप इनके बातों में, इनके जो ये वोट मांगने की, वोट पाने की जो राजनीति करते हैं, आप इससे कब उबेंगे, कब आप इनको आईना दिखाने का काम करेंगे कि भाई आप धरातल पे काम कीजिए। एक कानून, जैसा मैंने कहा, भू कानून समय से मांग है, उत्तराखंड की जनता है लगातार सशक्त भू कानून की मांग कर रही है आपसे, वो आप अभी तक क्यों नहीं दे पाए हैं? पहले आप एक कानून तो दीजिए उत्तराखंड की जनता को, उसके बाद आप दूसरे कानून की बात कीजिए। बिल्कुल ये मैं यहाँ पे कहूंगी कि चुनावी दाव है भाजपा का
और ये इसमें जरूर विफल होगी, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि जनता अब इनके झांसे में, इनके जुमले में नहीं आने वाली है। और अब जो है भाजपा को भी जो है एक सशक्त कानून सबसे पहले सर्वप्रथम जो है भू कानून जो है जनता को देना चाहिए। देखिए, आप एक भू कानून की बात नहीं है, सिविल कोड आपका जो है वो नहीं आप कर पा रहे हैं, आप राजधानी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता को स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आप जनता को जो है आम जो बेसिक है वो चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं। आप पहले उन पे तो विचार कीजिए। आज जंतर मंतर पे हमारे खिलाड़ी जो हमारे जो पूरे देश को सम्मान प्राप्त कराते हैं, वो आज हमारी सड़कों पे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आप उनकी बात कब सुनेंगे? सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि जंतर मंतर की बात ना की जाए, जरा उत्तराखंड की बात कर ली जाए, क्योंकि वरना सत्यवीर जी को अमेरिका चाइना में जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपको पहले ही टोक रही हूँ कि प्लीज। बड़े ये दुर्भाग्य की और बहुत ही सोचने वाली बात है, निंदनीय बात है ये। ठीक है, आपके वापस आऊंगी मैं सुनीता जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सत्यवीर जी, मैं लास्ट में आपके पास आऊंगी, पहले विपक्षी दलों की जरा प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। दर्शन डोभाल जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बयानों को, इनके वादों को, इनके जुमलों का कोई भी उत्तराखंड में सीरियसली नहीं लेता है। बात होनी चाहिए रोजगार की, उस पर बात नहीं करेंगे। बात होनी चाहिए अंकिता हत्याकांड में क्या हुआ, वीआईपी कहाँ है, उसकी बात नहीं करेंगे। बात होनी चाहिए यहाँ पर इनके इससे पहले जो इन्होंने कानून बनाने की बात कही थी कि नकल विरोधी कानून हम बना रहे हैं, उसका श्रेय भी ले लिया चैनलों पर, अखबारों के माध्यम से, लेकिन वो कानून कहाँ है? अभी तक वो पटल पर लाया क्या, विधानसभा में पेश हुआ? तो ये जुमले लगातार सभी लोग समझ रहे हैं। और ये बात करते हैं चाइना से मुकाबले की, कि चाइना की जनसंख्या से ज्यादा भारत की जनसंख्या हो गई है, तो चाइना से अगर मुकाबला करना है तो आप वहाँ जो हम 95% इंपोर्ट आज भी चाइना से कर रहे हैं, उस पर कीजिए। वहाँ के उद्योग धंधों, वहाँ चाइना के लोगों से सीखिए कि वहाँ पर उद्योग किस तरह से चल रहे हैं, वहाँ पर लेबर कॉस्ट क्यों सस्ती है, वहाँ पर बिजली क्यों सस्ती है। क्योंकि जब ये वहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, जब वहाँ पर बिजली सस्ती है, इसी कारण जो है पूरी दुनिया आज चाइना के ऊपर डिपेंड है कि सारा जितना भी आयात हो रहा है चाइना से हो रहा है। अब ये जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण जनसंख्या पे ये तो इनका सपना हो सकता है, ये कभी नहीं कर सकते। हाँ, नियंत्रण में कहूंगा, आज ये जरूर कहूंगा, इंदिरा जी ने इसकी एक बार जरूर शुरुआत की थी और उनको प्रैक्टिकली उन्होंने उस पर काम भी किया और नसबंदी लागू की देश पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है, ये कभी कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ जुमले फेंकती है, इनके बस की बात वो नहीं है। अगर इनको नियंत्रण करना है तो अपने उन बेलगाम और बदतमीज मंत्रियों पर करिए जो सरेआम सड़कों पर जनता को, आम जनता को पीटने का काम करते हैं, उन पर नियंत्रण करिए। आए दिन गलत बयानी करते हैं, आए दिन गाली गलौज का काम करते हैं। और कई इनके जो मंत्री जो घोटालों में शामिल है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, और जिनके प्यादे कुछ पकड़े भी गए जो जेल में हैं, उन पर नियंत्रण करिए कि हम आगे से भारतीय जनता पार्टी के लोग रिश्वतखोरी में शामिल ना हो, घोटालों में शामिल ना हो, उन पर नियंत्रण करिए। इससे यहाँ की जनता का भला होगा। और ये जो हवाई बातें हैं ना कि जनसंख्या नियंत्रण, अरे आप क्या मॉडल पेश करेंगे? आप तो मजाक पेश कर दिया। उत्तराखंड जो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, ये देश के लिए मजाक बनकर रह गया है। अब आपने अभी कहा मैडम को कि आप उसकी बात ना करें, कैसे बात न करें हम उन पहलवानों की। मैं कल दिल्ली जंतर मंतर पर था, दिन भर धरने पर था उनके साथ में। मैंने वहां पर देखा, वहां पे सुना उन लोगों को जब, तो आप सोचिए उन खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं, उनको पानी पिलाने तक की वह पाबंदी लगा रहे, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के साथ हुआ था, वही वहां पे कृत्य किया जा रहा है, ताकि उनको कोई खाना लाए ना उनको पानी दे। और जब बरसात हो रही थी तो वहां पर जो है टेंट के अंदर पानी आ रहा था, लेकिन उनको जो बाहर से लोग मदद के लिए सामग्री दे रहे थे, उस पर रोक लगा दी गई, बैरिकेडिंग किया गया। तो ऐसी तानाशाही सरकार जो जनता को का खून तो चूस ही रही है, जनता को एक तरह से वो इस तरह से जैसे जो सबसे बड़ा दुनिया का तानाशाह था,
उससे भी कहीं ये आगे निकल गए हैं। इन्होंने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ से अत्याचार, दोनों जो है जनता आज झेल रही है। तो इस समय दर्शन डोभाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर जरा हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? जनसंख्या नियंत्रण कानून की लाने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ यूसीसी पर भी कहा जा रहा है कि डेट भी शायद कोई बताई गई है, जैसे कि रिपोर्ट में मैंने सुना था। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बयानवीर भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे भारत माता की जय, मगर भारत के अंदर बेटियों की क्या स्थिति है इस पे बोलते नहीं है। जब ये कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, ऐसा लगता है कि पूरे देश को एक मत कर दिया। मगर जब हम पूछते हैं कि मणिपुर के अंदर नागाओं में, कुकीज में और मैताइयों में जो गोलीबारी हो रही है, ये अखबार में क्यों नहीं आ रही है? आप कर्नाटक चुनाव में क्यों बसते हैं? गृह मंत्री जी क्यों नहीं मणिपुर की शांतवादियों को शांत करते? वहां क्यों उपद्रव है? ये बात समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव के नजदीक आती है, इनके इस तरीके के जुमले बड़ी तेजी से जनता के बीच में आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड का एक मुवज्जिज नागरिक हूं। मैं भाजपा से जब ये कहता हूं कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए सख्त भू कानून की जरूरत है, आप भू कानून लागू करो, आप भू कानून खत्म कर देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस उत्तराखंड की पहचान पहाड़ की है, यहाँ की राजधानी गैरसैंण तय करो, तब ये दीक्षित आयोग की रिपोर्ट, दीक्षित आयोग बैठा देते हैं और उस रिपोर्ट में क्या हुआ उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होते। जब हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड 64 लाख लोगों के लिए मांगा गया था, 42 से ज्यादा शहादतें दी हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मूल निवासियों से ज्यादा बाहर के लोग उत्तराखंड में आके बस गए हैं। सरकार इस पर उत्तराखंड के लोगों के साथ ज्यादती ना करो, कुछ तो न्याय करो। तब ये कहते हैं कि ये पहाड़ विरोध, ये जनता, ये जो है मैदान विरोधी लोग हैं, ये उत्तराखंड के अंदर किसी को देखना पसंद नहीं करते, तब ये हमको लड़ाने का काम करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक जो हमारे मूल निवासी भाई हैं मुस्लिम समुदाय के, इनकी जनसंख्या 2 से 2.5 लाख थी, आज उत्तराखंड के अंदर ये करीबन 25-30 लाख हो गए हैं। ये कहाँ से आके बसाए जा रहे हैं नाले खालों में? इन पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार इस ओर ध्यान दे। तब ये वोट के लिए मुसलमानों से लेकर तमाम उन लोगों को रिझाने पे लग जाते हैं कि हम आपको उजड़ने नहीं देंगे। जब हाई कोर्ट ये कहता है कि उत्तराखंड की जमीनों पर बसने वालों को सरकार हटाए, तब ये अध्यादेश लाकर आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम किसी को उत्तराखंड से उजड़ने नहीं देंगे, हम यहाँ पर पहाड़ियों की छाती पे इनको बसाएंगे, वोट के लिए, सत्ता पाने के लिए इस तरह के काम करते रहेंगे। तब ये कहाँ गया इनका एक विधान एक संविधान एक देश? कहाँ गया इनका जनसंख्या नियंत्रण? और कहाँ गया उत्तराखंड के रोजगारों पे बाहर वालों को कब्जा कराना? कहाँ गया इनका वो तमाम झूठे वादे जिससे आज उत्तराखंडियत खत्म हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति हूं, तिब्बत, चाइना, नेपाल हमारी सीमाएं हैं। आज मणिपुर के अंदर केवल इस बात का झगड़ा हो रहा है कि नागा से आए हुए नागालैंड के लोगों को और बगल के अरुणाचल से आए हुए मैतेई लोगों का, उनका सॉरी काककुकी लोगों का झगड़ा हो रहा है, केवल इस बात का कि इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने उस वर्ग को लड़ा दिया। अब उस लड़ाई के बाद जिस तरीके के वहां हिंसक घटनाएं घट रही हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर ऐसी हिंसक घटनाएं घटेंगी? तब जाकर लोगों को अकल आएगी। मणिपुर और कर्नाटक का जिक्र ना किया जाए प्लीज। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ यशी जी कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं और पहाड़ के अंदर इस तरह की बातें अब उठने लगी हैं कि पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पहाड़ को बर्बाद कर दिया है। अब आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या यहाँ पर भी जरा सत्यवीर जी से भी इसका जवाब हम ले लेते हैं, इसके बाद आगे इस पर विस्तार से शांति प्रसाद जी चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी, कहा जा रहा है उत्तराखंडियत जो है वो खतरे में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले आपके पास अभी 50 ऐसे कानून हैं जो आपको लाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, जिसमें भू कानून जो है वो प्रमुख है। यूसीसी पर न जाने, मुझे लगता है कि इस पर डिबेट बहुत टाइम पहले हुई थी, 1-2 साल पहले भी इस पर चर्चा की गई थी कि यूसीसी पर शायद कानून आएगा, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ और एक बार फिर यूसीसी चर्चा में है और एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं, क्या यह चुनावी जुमला है?
यशी जी आपको प्रणाम और के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। और मैं चाहूंगा कि जितना धैर्य से मैंने सबको सुना है, मेरे को धैर्य से सुने। और के न्यूज से मेरा एक निवेदन है कि मेरी आवाज को म्यूट ना किया जाए। लास्ट डिबेट देखी है कि लगातार मेरी वॉइस को किस प्रकार से म्यूट किया गया, तो कृपया धैर्य रखिए, हमारी आवाज को पूरा जाने दीजिए। रुक जाइए, अरे मैं डिबेट देखता हूँ घर जाके, मैं घर जाके डिबेट देखता हूँ। सुन लीजिए, मैं घर जाके सुन लीजिए, यूकेडी के प्रवक्ता से निवेदन में घर जाके डिबेट देखता हूँ। आपकी तरह नहीं कि यहाँ पे बोल देते हो फिर उसके बाद नहीं देखते हो। हम जाके देखते हैं कि किस प्रकार का आचरण किस कर रहा है। अरे शांति प्रसाद जी रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए। आधे घंटे बाद समय मिला है, इसलिए शांत हो जाइए। हम घर जाके देखते हैं कि हमने किस प्रकार से अपना पक्ष रखा है, दूसरे व्यक्ति ने किस प्रकार पक्ष रखा है, हमारी आवाज को कब दबाया गया। तो न्यूज से मैं अब जवाब दो। विवाद तो आपने खड़ा किया है कि उत्तराखंड पे बोलना था, कहा कि कहां चले गए। सुन लीजिए, अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कानूनों की बात करी। हमारी सरकार है जिसने पहली बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात करी हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस समय कमेटी गठित की गई थी, वेंकटेचलम उसके प्रमुख थे और 2 साल उस पर काम हुआ। हमारी सरकार सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। और 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में जिस प्रकार से बताओ कि क्यों बढ़ी है। सुन लीजिए, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं। शांति प्रसाद जी थोड़ी सी शांति रखिए प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको डिबेट करने का पूरा मौका दूंगी। मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप उनको काउंटर कर सके, लेकिन उससे पहले उनको थोड़ा धैर्य से सुन तो लीजिए, उनका एक वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए। शांति प्रसाद जी प्लीज प्लीज। शांति प्रसाद जी, अगर आपको बोलना है तो बोलते रहिए, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंटिन्यू करिए आप। सत्यवीर जी कंटिन्यू करिए आप प्लीज। और मैं कहना चाहता हूं 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जिसका कि यूकेडी के प्रवक्ता ने भी नाम लिया। लगातार संसाधनों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, लगातार संसाधन घट रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर प्रकाश डाला था और हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार इस पर काम कर रही है। हमारे खासकर 3 जिले हैं जिनकी भौगोलिक दृष्टि से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है। उसको लगातार संभालने के लिए हमारी सरकार काम करे, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे उत्तरकाशी आपका ये जो आपका देहरादून जिला है। इन 3 जिलों की जो डेमोग्राफी उठा के देख लीजिए किस प्रकार की है। और यही नहीं, जो हमारे 4 धाम के जो मुख्य जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, इन 3 जिलों की डेमोग्राफी अगर हम कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किनको किस दिक्कत है। और मैं आप कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल 1 हफ्ते पहले ही जो संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 1945 में होती है, उसी की एक शाखा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। उसने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है वो इस समय चाइना से आगे निकल गई। ये कोई गर्व का विषय तोड़ना है कि हमारे किसी देश से जनसंख्या आगे निकल गई और 20 लाख हमारी जनसंख्या जो चाइना से ज्यादा हो गई। ये अगर आप गल्फ कंट्री के 20 देश उठा लो तब भी उनकी 20 लाख जनसंख्या नहीं है। अगर हम इस पर अपने संसाधनों पर किस प्रकार से उसके ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर हम फोकस होकर काम कर रहे हैं, तो इनको तो पीड़ा होगी, क्योंकि कभी इन्होंने चाहे राज्य के संसाधन हो, चाहे राष्ट्र के संसाधन हो, कभी उसकी यही नहीं करा कि उसकी खपत क्या है, उसकी बचत क्या है, उसका कहां पर कितना यूटिलाइज करना, कभी नहीं देखा। और बात कानूनों की बात होती है, जब कानूनों की बात होती है आपको दिक्कत। आप सुनो, मैं उस विषय में देखो, मैं यूकेडी के प्रवक्ता में उस बयान पे नहीं जाऊंगा जो यूकेडी का जो बयान होता था पीकिंग नजदीक है। जब बीजिंग को पीकिंग बोलते थे, दिल्ली दूर है, पीकिंग नजदीक है, तो इसलिए मर्यादित होकर डिबेट करिए। इसलिए मर्यादित होकर डिबेट करिए। झूठ की भी सीमा है। 64 लाख से 1 करोड़ 35 लाख हो गए, उस पर तुम्हारे से कुछ बोला नहीं जा रहा। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पहली बार किसी डिबेट में बैठ रहे हो। बर्दाश्त नहीं होगा। सच बोलिए यहाँ पर। अरे उठा के देख लीजिए अपने नारे उठा के देख लीजिए। अरे झूठ बोलना दिल्ली दूर है, पीकिंग नजदीक है, ये आपके हमारे नारे नहीं है। अंग्रेजों के गुलामों यहाँ जाकर झूठ ना बोलो। अंकिता के मामले पे चुप रहने वाले अंग्रेजों झूठ ना बोलो। आपको सुनाई देता है? आप ये बताइए, आपको सुनाई देता है? आपको सुनाई देता है? नहीं, आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है, बता दीजिए मुझे। औलाद बनकर यहाँ झूठ ना बोलो। अरे मुझे हाँ, अंग्रेजों की औलाद चाइना तक पहुंच गई थी, बीजिंग तक पहुंच गई थी, दिल्ली दूर था। और जो कहते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, जो समाजवादी पार्टी ने इन्होंने कहा कि अध्यादेश लाते हो, हाई कोर्ट के आदेश की आपको सुनाई देता है आपको या नहीं सुनाई देता है? जब जाते सुनाई देता है आपको? झूठ बोलते कोई बोल रहा है तो सुनाई देता है आपको? अरे भाई सपा झूठ नहीं सुनेंगे। इनका ऑडियो चेक कराओ जरा, इनको सुनाई देता है कि नहीं देता है दूसरों का? इनका ऑडियो चेक। यशी जी जरा इनका ऑडियो चेक कराइए जरा, पहले इनका ऑडियो चेक कराइए, उसके बाद बोलूंगा मैं।
इनको झूठ भी चेक बोलना कर बंद लीजिए करें। थोड़ा सा, शांति थोड़ा सा प्रसाद एटीट्यूड चेक कर लीजिए शांति इनका। प्रसाद जी, मुझे लगता है आज आप क्या- काफी गुस्से में हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और थोड़ा सा शांति बनाए रखिए प्लीज। सत्यवीर जी, दूसरा एक चीज आशीष से 2000 से अधिक ऐसे कानून है जिसको हमने खत्म किया और जो कि लगातार शोषण। अरे तुमने उत्तराखंड खत्म कर दिया, बात कर रहे कानून चलिए की। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जहां पर ये कहा गया है उत्तराखंड में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। चर्चा में इसी पर कर रहे रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जॉल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चाइना को भी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड में भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। अब इस पर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी कर रही है। जो कानून उत्तराखंड में महत्वपूर्ण थे वो अभी तक नहीं लाए गए। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लाया जा सकता है, ये महज एक जुमला है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यवीर जी, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज ध्यानी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि जो पहले कानून थे पहले उन्हीं को ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाए। हालांकि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। और देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए तो ये बहुत अहम हो जाता है। और अगर इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तराखंड में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी इतना महत्वपूर्ण है जितना कि और कानून है, जिसमें भू कानून जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भू कानून की मांग लंबे समय से उत्तराखंड में चली आ रही है कि उसको सख्त बनाया जाए। बाहर से लोग आकर उत्तराखंड में बसे जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यशी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श है। और जब जनसंख्या पे बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सन 1969 का एक डिक्लेरेशन है, आर्टिकल 22 संयुक्त राष्ट्र का, जिसके हम लोग सिग्नेटरी हैं। और वो है डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और उस संयुक्त राष्ट्र के डिक्लेरेशन पे जब भारत साइन किया तो उसके अंदर ये है कि कोई भी जो कपल है, जोड़ा है, उसको ये अधिकार होगा, धर्म पति पत्नी जो है, कि वो कितने प्रजनन करते हैं बच्चे। तो उस परिप्रेक्ष्य में बढ़ते हुए मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये बातें रखी गई हैं कि जो संतति होनी चाहिए वो सुयोग्य, सुविचारवान और सुसंस्कृत होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात से बिल्कुल बिल्कुल मंजूर करते हुए और उस चीज को स्वीकार करते हुए कि, और वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से है, अर्थशास्त्र की इस दृष्टि से कि ह्यूमन जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो साधन उनको पूरा करने के लिए बहुत लिमिटेड है। और इस सिद्धांत को देखते हुए कैसे अपनी जो जनता है, अपने पूरा देश के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, सब खुशहाल रहें, तो कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर किसी भी राज्य की व्यवस्था को चिंतन करना चाहिए। और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत की संसद में 35 बार, एक बार नहीं 35 बार ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए गए जो जनसंख्या नियंत्रण के पॉलिसी पे थे, और एक बार भी वो पारित नहीं हो पाए। 2019 में भी जो वर्तमान सरकार है इसने भी रखा था, टेबल किया था, और 2022 में उसे विड्रॉ कर लिया। भारत के केवल 2 राज्य ऐसे हैं, आसाम और उत्तर प्रदेश, जहां पर इस दिशा में कुछ कदम बढ़े हैं। आसाम ने बाकायदा एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहत उन्होंने प्रोविजंस रखे, और उनके प्रोविजंस ये हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उस प्राविधान ये है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में
प्रायोरिटाइज नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी ड्राफ्ट है उसके अंदर भी 2 से अधिक बच्चे वाले जितने परिवार हैं उनकी सब्सिडी खत्म करने की बात है। मैं स्टूडियो में जितने भी यहाँ पर लोग होंगे अगर उनसे बात करेंगे तो आज की जो समाज है, खासकर मध्यम वर्गीय समाज है, उसके अंदर सबके सब 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मोर देन 90%। और बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां 2 से अधिक बच्चे होंगे। मनोज जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब की जो जनरेशन है ना वो इतनी एजुकेटेड है कि उसको ये पता है, क्योंकि अब जिस हिसाब से बहुत महंगाई है, अब मुझे नहीं लगता, मैं खुद अपने नोन में इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो एक बच्चे पे ही अब उनको नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा करूँ और उसको पाल पाऊँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बच्चा ही इस समय उसको पढ़ाना या उसके अच्छे फ्यूचर के लिए ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम दूसरा बच्चा प्लान भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन है वो काफ़ी एजुकेटेड है और आगे आने वाले समय में भी लोग अपनी एजुकेशन से इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्म्स जो हैं कि 2 से अधिक बच्चे वाले जो हैं उनको सरकारी नौकरियों पे एंट्रेंस नहीं मिलेगी। देखिए इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो अधिक बच्चे हो रहे हैं वो किस तबके में हो रहे हैं, या तो वो स्लम्स में रहने वाले हैं या बिल्कुल ग्रामीण ऐसे परिवेश में होंगे जहाँ पर कोई बिल्कुल शिक्षा का स्तर जो बहुत मजबूत नहीं होगा, या मजदूर वर्ग होगा जिनको लगता है कि उनके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने हैंड कमाने वाले होंगे मजदूरी के द्वारा, वो रहेगा। और क्योंकि इस्लाम के जो शरीयत लॉ है वो वहाँ कई रेस्ट्रिक्शंस हैं और वहाँ पर जो रिफॉर्म्स आने चाहिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स आने चाहिए, वो अभी आए नहीं है और वहाँ पर एक दिक्कत होती है। तो वहाँ पर सरकार उस समाज को कैसे एड्रेस करेगा, उस समाज की वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स में सब्सिडी तक तो उनकी बहुत बड़ी रीच रहती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स या XYZ इस जो जहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या उनको डिसवेट किया जा सकता है, या टैक्स कट की बात है कि उनको टैक्स बेनिफिट नहीं, वो टैक्स देते ही नहीं है, तो वहां पर कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला बनकर ना रह जाए, अगर इसको एड्रेस करना है तो बहुत ही मजबूत तरीके से, सार्थक तरीके से कुछ ऐसे प्राविधान रखे। मनोज जी, लेकिन मेरा प्रश्न जो था, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप जल्दी से दें कि क्या उत्तराखंड में अभी इस कानून की जरूरत है, या अभी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भू कानून है उस पर बात की जाए, UCC पर काम किया जाए, साथ ही साथ जो और चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाए? क्या उत्तराखंड में अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए? सुनीता, जिसके बाद आती हूँ आप। मुझे लगता है कि जनसंख्या कानून नियंत्रण पे जब बात आएगी तो सरकार को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि वो आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी का देता है, और उसमें राइट टू लिबर्टी का जो बात है, राइट टू लाइफ की बात है, उसको कैसे एड्रेस कर पाती है हमारी सरकार बिल में, और संवैधानिक पक्ष कैसे मजबूत बना पाएगी उसको देखना होगा। लेकिन जहां तक कानूनों की बात है तो अच्छे कानून, चाहे भू कानून हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड हो, चाहे वो राजधानी गैरसैंण घोषित करने का हो, या अपराधियों को सजा देने का हो, या जिस तरीके की आज की वार्ता में आई कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं, ऐसे विधायकों पर भी नियंत्रण होना चाहिए जो अपने बिल्कुल गुरूर में और जनता को बीच सड़कों पे मारने और गाली गलौज करने लग जाते हैं। उससे पहले हमने पिछले दौर में देखा था एक विधायक जी रिवॉल्वर लहरा के उत्तराखंड को गाली दिया करते थे। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए, बहुत सारे कदम उठाने चाहिए और जो जनता के भले के लिए हो सकते हैं। मुझे ठीक है ध्यानी जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। सुनीता जी, देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सत्यवीर जी से कि इस समय हमारे राज्य को भू कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि बाहरी लोग यहाँ आने से रोके जा सके। दूसरा, यहाँ पे जो भू माफिया है वो भी, उस पर भी अगर प्रतिबंध लगाना है तो हमारा भू कानून आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैम, अगर आपको ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप बात कर रहे हैं, बात अच्छी है, अगर आप इसको धरातल पे उतारते हैं तो ठीक है, लेकिन आप देखिए ना कि आज 6 साल हो गए
6 साल सरकार बने हुए हो गए हैं। दूसरा, अब 5 साल हमारी मेयर है यहाँ पे सुनील उनियाल गामा जी। हमारी नदियां निस्पना और बिंदाल, जो एक नदियां जो हमारे उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। देखिए, आप वहां से गुजर भी नहीं सकते। आप उनको कब सत्यापन करके कब खाली कराएंगे? आप बताइए। हमारे उत्तराखंड की सारी जमीन, नाले, खाले सब आपने जो है बाहरी लोग वहां पे आके बस गए हैं। कैसे बसे? आप उनको कब हटाएंगे? आप पहले वो काम तो कीजिए जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के उत्तराखंड के हित की जो बातें हैं। तो आपको अगर करना है तो पहले यहाँ के जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन कीजिए, उनको यहाँ से भेजिए जहाँ के वो लोग हैं। दूसरा, ये नदी बिंदाल और रिस्पना नदी से सारा अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि नदियां जो है हमारे शहर को जो बदसूरत और बदबूदार बना रही हैं। जिससे अव्यवस्था, मच्छर, गर्मियों में इतने मच्छर, डेंगू, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, मैं किसी गरीब के मेरे यहाँ पे उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप उनको अच्छी जगह बसाइए। लेकिन ये हमारी जो नदियां हैं इनको आप खाली कराइए। खाली कराने के साथ साथ आप जो वहाँ के लोग हैं उनको कहीं आप ऐसी जगह, शहर से हटके कहीं जगह जमीन दीजिए, लेकिन आप उनका सत्यापन करके उनको वापस भेजिए। और राजधानी है, राजधानी का आप क्यों नहीं आप राजधानी गैरसैंण बना रहे हैं? इतने समय हो गया उसको लेकर के भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। भंडारिका केस है, उसमें राजधानी पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। दर्शन डोभाल जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, नियंत्रण फिलहाल देखिए, जनसंख्या का जो कानून है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या मुद्दा प्रदेश व्यापी है, ये सिर्फ हमारे राज्य का मुद्दा नहीं है। और इस पर अगर नियंत्रण हो तो पूरे देश में नियंत्रण हो और ये केंद्र से लागू हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर नियंत्रण की जरूरत है। जैसे भू कानून की बात है, जो सरकार ने स्वयं भी कहा है कई बार कि हम जो है भू कानून पर अध्यादेश लाएंगे, लेकिन उस पर सिर्फ जो है जुमलेबाजी हो रही है, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो बाहरी लोग लगातार जो तादाद बढ़ रही है, अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज तक नहीं है, और वो फिर जब चुनाव आता है तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आधार वगैरह सब मुहैया करा देते हैं। कैसे कराते हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने कई आधार ऐसे देखे जो बिल्कुल फर्जी तरीके से बने हुए हैं, मैंने खुद भी चेक किए। तो और नियंत्रण करने की जरूरत है। जैसे अभी भ्रष्टाचार का जो मामला है, अभी देखिए इनके जो पिछले मेयर जो भी विधायक भी है विनोद चमोली जी, कल बहुत बड़ा लंबा उनका लेख, उनका विरोध अपने सरकार के खिलाफ छपाया। उसके मैं अमर उजाला का नाम लेकर कह रहा हूँ, उसके अंदर कि उन्होंने कहा है कि इसमें टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अभी स्मार्ट सिटी के नाम से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, और जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों का जीना दुभर हो गया। और जिस मंशा से, जिस योजना से, जिस तरह से इनका जो ढांचा तैयार हुआ था, वो बिल्कुल ही उस तरीके से उन मानकों पर काम नहीं हो रहा है। और उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा। विनोद चमोली जी ने स्वयं अपनी सरकार पर आरोप लगाए, कई गंभीर आरोप लगाए, और इससे पूर्व में भी लगाए। इसका जवाब जरा मैं सत्यवीर जी से लेना चाहूंगी। उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद सत्यवीर जी मैं आपसे जवाब लूंगी। देखो यशी जी, कौन नागरिक नहीं चाहेगा कि उसके राज्य की जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इस काम को करती है तो स्वागत को कदम योग्य है। मगर दुख इस बात का है कि चुनाव को नजदीक देखते हुए ध्रुवीकरण है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं कि यदि आप चाहते हो तो फिर ये जब झुग्गी झोपड़ी के लिए हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि इनको खाली कराइए सरकारी संपत्ति में जो बैठे हैं, तब आप अध्यादेश लेकर आ जाते हो कि हम झुग्गी झोपड़ी उगड़ने देंगे। हम इसका इसीलिए तो हमारा मतभेद है। दूसरी बात, हम उत्तराखंड के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम हमारे दो की नीति में जी रहे हैं। हमारे यहाँ परिवारों में एक बच्चा या दो बच्चे, इसके बाद बच्चे नहीं होते। हमने 64 लाख जनसंख्या अगर अपने राज्य की रखी तो आज उसका दुर्भाग्य हमारे लिए बन गया। 1,35,00,000 हमारी छाती पे लाके बैठा दिए। अब अगर हम बोलते हैं कि हमारी छाती पे हमारे संसाधनों में बाहर के लोग बैठा दिए, तब ये कहते हैं कि ये पहाड़ी विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जिस राज्य ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण में करी वो राज्य आज सजा भुगत रहे हैं। परिणाम मैं आपको मणिपुर का दे रहा हूं, पूरा जल चुका मणिपुर, वहां के लोकल आज आपस में लड़ रहे हैं। ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है कि समाज के बीच में विद्रोह पैदा करना है तो एक विशेष वर्ग को उस जगह पर स्थापित करो, फिर बाद में उनका विरोध कराओ और उसके बाद लंबे समय तक राजनीति करो। हमारा इस बात का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार है तो मैं पूछना चाहता हूं, भू कानून हटाया क्यों?
मैं पूछना चाहता हूं पर्वतीय राजधानी तय क्यों नहीं करी? रुकिए मैं सत्यवीर पूछना चाहता हूं कि राजधानी के अंदर तुमने बाहर के लोगों को नौकरियां दी क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर गामा के पास चाउमीन के बाद इतना पैसा आया कहां से? मैं पूछना चाहता हूं प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को मार क्यों रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि इनके ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? सवाल एक है, झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। भाजपा आकंठ भ्रष्ट बेईमान और दलालों वालों की पार्टी है, गुंडों मवालियों की पार्टी है, अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है। यही कारण है कि यहाँ के विधायक गुंडे हो चुके हैं और नीति के नाम पर केवल जुमले इनकी नीति है। इसी कारण आज उत्तराखंड के अंदर मूल निवासी असंतोष के कारण जो है परेशान है, नौकरियां सरेआम बिक रही हैं और हम सवाल खड़ा करते हैं तो ये जुमलेबाज जो है तिल मिलाने लगते हैं। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए भाजपा के किसी शांति नेता प्रसाद जी, जरा हम सत्यवीर जी से जवाब लेते हैं और प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ कि बीच में इंटरप्ट मत करिएगा और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो अपना हाथ रेस करेंगे, उसके बाद हम आगे देखिए यशी जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ईमानदारी नीति है, रुकिए सत्यवीर जी एक सेकेंड, मैं आ रही हूँ ना आपके पास, में कराया क्यों है इस पर जवाब दें। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए शांति प्रसाद जी ने जो सवाल पूछे अगर उनका जवाब आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। दूसरी चीज, 3 सवाल मेरे भी हैं। पहला तो भू कानून, दूसरा राजधानी क्यों नहीं बन पाई है अभी तक, और तीसरा एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है। अगर इस तरीके से मारपीट हो रही है, इस पर अभी तक जांच होने के बाद इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले इन 3 सवालों का जवाब दीजिएगा, यूकेडी के प्रवक्ता का जवाब दीजिएगा, उसके बाद कहीं और बात करेगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं जानना है कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं जानना है। कंटिन्यू करिए। ये आप तय तो नहीं करेंगे जो दो अन्य सत्यवीर जी, मैं ये तय करूंगी, ये डिबेट मेरी है, ये शो मेरा है, ये डिबेट मेरी है, ये शो मेरा है। मैं तय करूंगी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप प्रवक्ताओं के सवाल का जवाब दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। मैं जवाब दूंगा सबका, आप सुन लीजिए। आप तो तय करने सुनाइए। बीच में जब आपने उनसे किसी से पूछा कि ये सवाल क्यों कर रहे हो, आप क्यों जवाब दे रहे हो? सत्यवीर जी, मुझे जरा ये बताएंगे क्या कि यूकेडी सत्ता में है क्या? यूकेडी सत्ता में है क्या जो मैं उनसे सवाल पूछूंगी? कांग्रेस सत्ता में है जो मैं उनसे सवाल पूछूंगी? मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए जवाब। सत्यवीर जी, ये गुंडा मुझे पता है, एंकर को धमकाने लगे, मुझे अपना जवाब आपने और प्रेम अग्रवाल जी में कोई अंतर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब सुन लीजिए, अरे मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के कालखंड में कैसे लोगों को जलाया गया था, कैसे मारा गया था, 1984 के दंगों में कैसे सिखों को मारा गया था, दिग्विजय की सरकार ने कैसे गोलियां चलाई थी किसानों को। बस इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही टोक दिया था, इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में टोका था। मैं एंकर हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मेरे सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। उत्तराखंड की बात कीजिए, आप कभी नाले लोग यहाँ से उत्तराखंड से मणिपुर तक पहुंच गए, तब इसमें जो यहाँ पर आएंगे तब कुछ नहीं। सत्यवीर जी, क्या आपको उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी? आपको उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी कि मैंने यूकेडी के प्रवक्ता को उसी दौरान टोका था, क्योंकि मुझे पता था कि आप चाइना अमेरिका चले जाएंगे। मैंने उन्हें टोका था उसी वक्त। एक बार भी मणिपुर पर रोका उन्होंने, क्यों नहीं टोका मैंने? नहीं सत्यवीर जी, आप डिबेट देखते हैं ना घर जाकर, दोबारा देख लीजिएगा। कंटिन्यू करिए सत्यवीर जी, प्लीज कंटिन्यू करिए सत्यवीर जी। मुझे डर लग रहा प्रेमचंद अग्रवाल की तरह तो नहीं मारोगे? सत्यवीर जी आप कंटिन्यू करिए। सत्यवीर जी चिंता मत कीजिए, मुझे तो डर लगने लग गया। नहीं। और सुने, अब सुन लीजिए, शांति से सब सुन लीजिए अब। और दूसरा भी बात, दूसरा जो बात करते थे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता एंकर ने जो यूकेडी वाले शांत हो, ब्रजभूषण यशी जी, ये सारे के सारे जो बैठे हैं ना, ब्रजभूषण जो है क्या है, देखिए ब्रजभूषण एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज, सभी शांत होइए प्लीज। सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। सत्यवीर जी आप अपनी बातों को कंटिन्यू करिए और प्लीज जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करिए प्लीज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ा उछल रहे थे, आम आदमी पार्टी डोभाल जी अगर मर्यादा में थोड़ी बात आती है तो बड़ी मर्यादा उनके बीच में नहीं। दर्शन डोभाल जी नहीं, दर्शन डोभाल जी उन्होंने शांति से सुना था। सत्यवीर जी प्लीज कंटिन्यू करिए। सत्यवीर जी प्लीज कंटिन्यू करिए। आप सवालों के जवाब दीजिए। 4 मिनट केवल इस बहस में बर्बाद हो चुके हैं और जवाब नहीं मिला है मुझे अभी तक।
सत्यवीर जी आप जवाब दीजिए। दर्शन डोभाल जी, सत्यवीर जी रुक जाइए जरा। बैठे हुए उनसे पूछिए, इनको कुछ जवाब दे रहा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी हमारा भी सबका। हम लोग आए यहाँ पर चर्चा करने के लिए, हेल्दी डिबेट करने के लिए। यशी जी, अगर इन्हीं से बुलवाना ना जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, तो तुमने सारी दुनिया में करा दिया, जिसमें आर्मी का ऑफिसर मारा गया, भारतीय जनता पार्टी हमारे गुजरात में सरकार बनने वाली है, खून सने हाथों से जिनके खून सने हाथों से शिक्षा मंत्री किसी राज्य में पहले मंत्री के अलावा कुछ नहीं। दर्शन डोभाल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सत्यवीर जी की बात को सुन लीजिए। दर्शन डोभाल जी प्लीज सत्यवीर जी की बात को सुन लीजिए। सत्यवीर जी प्लीज सुन लीजिए। सबकी वजह से जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। सत्यवीर जी, दर्शन डोभाल जी, सत्यवीर जी और दर्शन डोभाल जी प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। दर्शन डोभाल जी, हमें ये फालतू डिबेट नहीं कुछ नहीं। अरे अरविंद केजरीवाल का नशा चढ़ गया, पता है वो 45 को चल गया, 45 इनको मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी सभी की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। यशी जी, अगर आपको इनका यही रुख रखना है ना, तो अगर मैं बोलना शुरू कर गया तो ये बोल पाएंगे। अभी जो बयान है दिया है कि उसके साथ रेप हुआ है, प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। नहीं क्योंकि बलात्कारियों को बचाना है, दर्शन डोभाल जी मैं आपकी इजाजत लेकर ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं सत्यवीर जी से उन कुछ सवालों के जवाब ले सकती हूँ प्लीज? डिबेट का समय बर्बाद हो रहा है, आप इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर बातचीत ही नहीं हो पा रही है। सत्यवीर जी सुनाई पड़ रहा है आपको? सत्यवीर जी आप जवाब दीजिए प्लीज। आपसे जो सवाल पूछे गए आप प्लीज उनका जवाब दीजिए। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। सत्यवीर जी जो सवाल आपसे पूछे गए हैं कृपया आप उनके जवाब दीजिए। सत्यवीर जी मुझे किसी को नहीं सुनना है। सत्यवीर जी आप जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। उत्तराखंड में भू कानून सख्त क्यों नहीं हुआ? सत्यवीर जी जवाब दीजिए कि उत्तराखंड में भू कानून अभी तक सख्त क्यों नहीं हुआ? अभी तक राजधानी घोषित क्यों नहीं उत्तराखंड में? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए प्लीज। दर्शन डोभाल जी और शादी प्रसाद जी रुक जाइएगा। सत्यवीर जी जवाब दीजिए, मैं आपसे जवाब पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। मुझे नहीं सुनना है कि दर्शन डोभाल जी क्या कह रहे हैं, नहीं जानना है मुझे। आप बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। भू कानून चैनल का एंकर भी आपके साथ में बोल रहा है, नहीं तो आप खुद हम करोगे। शराब माफिया वो जेल के अंदर है। आज मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री बन के पार्टी है, दिल्ली का एक ऐसी गली मोहल्ला नहीं बची है, और वो जो गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। जो ये मोहल्ला ये गुंडागर्दी हम ठीक करेंगे, इसको ठीक करने का वक्त आ गया और हम इसको ठीक करेंगे। ये गुंडागर्दी हम नहीं करने देंगे उत्तराखंड के अंदर। इनको जहां तक वहां गुंडागर्दी, चैनल पे गुंडागर्दी, एंकर को धमका रहे कि भैया ये नहीं बोल रहा, आप ये मत पूछो, ये मत पूछो, गुंडा करोगे क्या? आप चैनल चला रहे हैं, आपको डिबेट पूछा जाता है, उसका जवाब दीजिए। और एक मंत्री जेल के अंदर है, सवाल पूछा उसका जवाब जेल दीजिए। के अंदर है, आप इसलिए के साथ गठबंधन करके अरविंद केजरीवाल से लेके उनके तमाम मंत्रियों ने चक्कर में इनका धमकाने के सड़क से संसद तक और टीवी चैनलों में सब जगह दर्शन डोभाल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दर्शन डोभाल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी सुनीता जी ठीक है, बाकी सभी को म्यूट करिए। सुनीता जी की आवाज को खोलिए। सुनीता जी सुनीता जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ, मैं नेहा कहना चाहूंगी कि इस तरह का व्यवहार सत्यवीर जी से कहना चाहूंगी कि आप चैनल में आते हैं तो कृपया करके, आपको कितने लोग सुनते हैं, सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपका सुनीता प्रकाश जी आप बात सुन लीजिए, ये बीच में लगातार बोले मेरी बात अभी आप प्लीज चुप हो जाइए। ठीक नहीं है सत्यवीर जी, ठीक नहीं है।
आप घर जाके देखिए डिबेट। ये तो आप कौन तय करते हो? अभी आप नहीं जाएंगे, आप चुप हो जाइए प्लीज। मैं आप कुछ मुद्दे की बात करना चाह रही हूँ। अभी अभी मैं आप मेरे से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते प्लीज। सत्यवीर जी, क्या आप इस डिबेट शो में सभी को धमकाने आए हैं? एंकर आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई प्रवक्ता आप जवाब नहीं दे सकता, कोई प्रवक्ता आपसे सवाल नहीं पूछ सकता है? मुझे बताइए जरा, मेरे डिबेट शो की हत्या की है आपने सत्यवीर जी, मेरे डिबेट शो की हत्या की है आपने। मैं यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए बैठी हूँ, ना ही सत्यवीर चौहान का गुणगान करने के लिए बैठी हूँ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसको लेकर उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार आक्रामक हो रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी के रवैये पे शायद चढ़ रहे हैं। गलत बात है बिल्कुल। सत्यवीर जी देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एंकर हूँ। सत्यवीर जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, प्लीज आप ये तय कर दीजिए कि मैं किसके बीच में कानून लेके आना है तो उससे पहले इनको उदाहरण देना मैं होगा। आपसे सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सत्यवीर जी, आप मेरे सवालों से भाग नहीं सकते। आप मेरे सवाल से भाग नहीं सकते सत्यवीर जी। आप अरविंद केजरीवाल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप चाइना चले जा रहे हैं, आपको अमेरिका जाना है, लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करनी है आपको। उत्तराखंड की बात नहीं करनी है आपको। उत्तराखंड की बात नहीं करनी है आपको। उसके बाद में जो है कानून लाने की बात करें, पहले खुद उदाहरण देंगे। उदाहरण दी, उदाहरण बताइए कि रोहिंग्या जब होने वाला है उसमें ये उसके बाद कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं? आप ये बताइए मेरे को, सबसे पहले ये बताइए। पहले आप यहाँ का मुद्दा तो सॉल्व कर लीजिए। पहले जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब तो आप दीजिए ना। सुनीता जी प्लीज आप रुक जाइए, सुनीता जी प्लीज रुक जाइए। सत्यवीर जी, सुनीता जी शांत हो चुकी हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि भू कानून सख्त क्यों नहीं हुआ उत्तराखंड में अभी तक? मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक कोई राजधानी क्यों नहीं बन पाई है उत्तराखंड की? मुझे बता दीजिए स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? आपकी ही सरकार के लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुझे इन 3 सवालों के जवाब आप दे दीजिए सिंपल तरीके से। स्मार्ट सिटी टॉपिक है, जनसंख्या टॉपिक है, आप बताइए जरा। टॉपिक जी आपको याद आ गया कि जनसंख्या टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद आ गया कि जनसंख्या टॉपिक है, अरविंद केजरीवाल टॉपिक नहीं है। यहाँ पर आपको इस बात को समझना चाहिए था। आपको यह तय करना होगा कि वक्त की कमी है हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और जिस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में और भी बहुत सारे कानून हैं जिन्हें भी सख्त भी करना है, साथ ही साथ और कानून लाने हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।